वाजदा ने जज्बात के गलबे में कुरान पाक पर हाथ रखकर ऐसी कसम खा ली जिसे वो पूरा नहीं कर सकती थी। मैं अब यही तवक्को रख सकता था कि वाजदा ये कसम पूरी ना कर सकी तो उसे दुनिया में सज़ा मिलेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा गुजर गया। यूं लगा जैसे वक्त उड़ता हुआ आगे निकल गया और हमें कानो कान खबर ना हुई। मैं और वाजदा एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए थे कि गिरदो पेश का कुछ होश नहीं रहा था। होश रहता था तो सिर्फ इतना कि मैंने वाजदा को पढ़ाना है। मैं उसे दिलचस्पी से पढ़ाता और वो शौक से पढ़ती थी। इस अरसे में उसने इस हद तक उर्दू लिखनी शुरू कर दी थी कि अच्छा खासा खत लिख सकती थी। हमें अचानक पता चला कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। ऐसे लगा कि जैसे हमें बड़े ही हसीन ख्वाब से जगा दिया गया हो। ये यूं हुआ था कि एक रोज़ मैं वाजदा को पढ़ाने गया तो वाजदा को किसी और ही मिजाजी कैफियत में देखा। मैंने पूछा, मेरी बात पक्की कर दी गई है? उसने कहा, कल लड़के की माँ और उसका बाप आए थे। उन्होंने कहा कि लड़का किसी भी वक्त जंग पर चला जाएगा, इसलिए शादी जल्द हो जानी चाहिए। अब वो लोग किसी भी वक्त दिन मुकर्रर करने के लिए आएंगे। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, लेकिन वो दिन अचानक आ गया और बहुत जल्दी आ गया। मैंने गुज़िश्ता रात माँ से कह दिया है। वाजदा बताती रही, मैंने कहा है कि मैं उस शख्स के साथ शादी नहीं करूंगी। माँ ने मुझे यूं देखा जैसे उसे यकीन ना आया हो। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि लड़का किसी भी वक्त आगे भेज दिया जाएगा, इसलिए शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं इस उम्र में बेवा नहीं होना चाहती। ये हो सकता है कि वो जंग में जाते ही मारा जाए। मैं जंग ख़त्म होने तक शादी नहीं करूँगी। ये तुमने ठीक कहा, मैंने कहा। तुम्हारी अम्मी का भी यही ख्याल होगा। तौबा करो जी, वाजदा ने बताया। उसने उल्टा मुझे डांट दिया। कहने लगी कि ज़बान को काबू में रखो, बाप ने सुन लिया तो जान से मार डालेगा। उसके बाद वाजदा मुझे 3 रोज़ खबरें सुनाती रही। वो अपनी माँ से ये मनवाने की कोशिश करती रही कि अभी शादी का दिन मुकर्रर ना किया जाए, लेकिन माँ नहीं मान रही थी। तुम मर्द हो, उसने मुझे कहा, हिम्मत करो, मैं अपना साथ सारा जेवर भी ले आऊँगी और बहुत सारे पैसे भी चुरा लाऊंगी। तैयारी करो और कहीं चलते हैं। मैंने उसे बताया कि इसमें क्या क्या ख़तरात हैं, लेकिन वो ख़तरों की परवाह ही नहीं कर रही थी। वो मोहब्बत के वास्ते देती और रोती थी। मैंने मजबूर होकर उसे कहा कि मुझे 1-2 दिन सोचने दो। उसे मेरे अंदाज से पता चल गया होगा कि मैं उसे टाल रहा हूँ। उसने अपनी माँ को इस फैसले से आगाह कर दिया कि वो उस नाटक के साथ शादी नहीं करेगी। उसने ये भी कह दिया होगा कि वो मेरे साथ शादी करेगी। इसका अंदाज़ा मुझे अगले रोज़ उसके घर जाकर हुआ। मैं उसे पढ़ाने गया तो उसका बाप अपने दरवाजे पर खड़ा था। भाग जाओ यहाँ से, वाजदा के बाप ने मुझसे कहा, फिर कभी इस घर में कदम न रखना। मैं चुपचाप लौट आया। फिर पता चला कि वाजदा की शादी का दिन मुकर्रर हो गया है, तो 10 दिनों के बाद बारात आनी थी। किसी घर की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। पता चला कि वाजदा को बाप ने बहुत मारा पीटा है और उसे कमरे में बंद कर दिया है। 2 दिन और गुजर गए। मैं खेतों में घूम फिर रहा था। अपने शहर का एक 10 नंबरिया बदमाश 2 जवान से आदमियों के साथ मेरे पास आ रुका। हम तुम्हें एक बात कहने आए हैं, 10 नंबरिये ने कहा। अगर तुमने उस पर अमल ना किया तो गुम कर दिए जाओगे और तुम्हारे घर डकैती की ऐसी वारदात होगी कि सफाया हो जाएगा। बात क्या है यार, मैंने पूछा। बात यह है कि इस शहर से गायब हो जाऊं, 10 नंबरिये ने कहा। क्यों, मैंने पूछा। तुम्हें मैंने क्या तकलीफ दी है? पछताओगे, उसने कहा, और तुम्हारे पिछले बाकी उम्र रोते रहेंगे। मैं उस 10 नंबरिये बदमाश को जानता था। उसके साथ जो 2 आदमी थे वो मेरे लिए अजनबी थे। दोनों के चेहरे खुरदरे और खौफनाक थे। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुझ में इतनी अकल थी कि मैं असल बात समझ गया। वाजदा ने अपने घर कह दिया होगा कि वो मेरे सिवा और किसी के साथ शादी नहीं करेगी। वाजदा के बाप ने उस 10 नंबरिये की खिदमात हासिल की होंगी कि मुझे डरा धमका कर शहर से गायब कर दिया जाए। मैं कहाँ गायब हो जाऊँ, मैंने डरे डरे से लहजे में पूछा। अरे बेवकूफ़, 10 नंबरिये ने कहा, फौज में भर्ती हो जा। शहर के बेशुमार लड़के फौज में चले गए हैं। तुम फारिग और निकम्मे फिरते रहते हो। तुम्हारा रोजगार भी लग जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा, मैं कल ही जाकर भर्ती हो जाऊंगा, लेकिन ये मामला क्या है? तुमने बहुत ऊंची जगह हाथ डाला है, उसने कहा। जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब भी डरे हुए थे। उन्हें भी यही धमकी मिल चुकी थी। उन्होंने, अम्मी और भाइयों ने यही फैसला किया कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं। बर्मा की तरफ से जंग हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी। फौज में भर्ती इतनी आम थी कि जिस्मानी लिहाज से ज़रा कमज़ोर जवान को भी भर्ती कर लेते थे। मैं अगले ही रोज़ भर्ती होने के लिए रवाना हो गया। इसे इंसान की बदबख्ती कहिए, कम फहमी कहिए, हमाकत कहिए कि वो अच्छे और बुरे को, खैर और शर को, नेक और बद को, जजा और सज़ा को उस वक्त जाकर समझता है जब वो बुढ़ापे की दलदल में धंस चुका होता है। उस वक्त वो सवाए पछताने के कुछ भी नहीं कर सकता। उम्र रफ्ता वापस नहीं आया करती।
कि इंसान अपनी हमाकतों की तलाफी कर सके और गुनाहों का कफारा अदा कर सके। बचपन कुछ समझता नहीं, लड़कपन कुछ समझ तो लेता है, लेकिन कहता है कि अभी तो हंसने खेलने के दिन हैं, सारी उम्र पड़ी है समझने और समझाने के लिए। जवानी अकल पर जज्बात को गालिब कर देती है और अकल उस वक्त आज़ाद होती है जब जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ चुका होता है। फिर बदबख्त इंसान कुड़ता और पछताता है कि ये ना करता तो यूं होता, वैसे ना करता तो ऐसे ना होता। इसी अजियत में उम्र तमाम हो जाती है। एक बुजुर्ग मिले थे, अफसोस ये है कि बहुत देर से मिले। उन्होंने कहा था कि इंसान की बदनसीबी यह है कि वो अपने आप को सिर्फ जिस्म समझता है, गोश्त और हड्डियों का चलता फिरता मुजस्मा, और वो उसकी ज़ेबो ज़ीनत में और उसी की ज़रूरियात पूरी करने में लगा रहता है। झूठ बोलता है तो जिस्म की लज्जत के लिए, फ़रेबकारी करता है तो जिस्म की आसाइश के लिए, चोरी और हराम खोरी करता है तो जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। बुजुर्ग ने कहा था कि इंसान कामिल वो है जो इस हकीकत को कबूल कर लेता है कि उसकी असलियत जिस्म नहीं रूह है। जिस्म की ट्रेजेडी ये है कि ये जवान होकर बूढ़ा होता है, और रूह की अजमत यह है कि बूढ़ी होकर जवान होती है। अजमत उसी को हासिल होती है जो अपने आप को रूह समझता और रूह को ही ज़ेबो ज़ीनत में लगा रहता है। जिस्म का यह रिश्ता मिट्टी से है। मुझ जैसे छोटे जहन के लोग इस नुक्ते को नहीं समझते। यही वजह है कि वली अल्लाह सदियों बाद पैदा हुआ करते हैं। वली वही होता है जो अपने आप को रूह और रूह को अल्लाह की अमानत समझता है। बाप अपने बच्चों को गलत कामों से रोकता टोकता है, पिंदो नसीहत करता है, मगर बच्चे उस वक्त अपने बाप की बात समझते हैं जब वो खुद बाप बनकर अपने बच्चों को गलत कामों से रोकते टोकते और पिंदो नसीहत करते हैं। मैंने किसी की नहीं सुनी, आज सबको अपनी सुना रहा हूँ, कोई नहीं सुनेगा। मैं कह रहा था कि मैं फौज में भर्ती के होने के लिए चला गया। ये तो सुना चुका हूँ कि मुझे भर्ती होने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। राजा साहब के बदमाश ने मुझे ये जो कहा था कि तुमने बड़ी ऊंची जगह हाथ डाला है, ठीक ही कहा था। उस ऊंची जगह के खतरे मुझे भागने पर मजबूर कर रहे थे। अंग्रेज़ों को अपनी वो बादशाही जो आधी दुनिया में फैली हुई थी सुकड़ती नजर आ रही थी। उधर जर्मनी ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को यूरोप से भगा दिया था। इधर जापान की अफवाज सिंगापुर और मलाया में दंदनाती फिर रही थी। उनका रुख बर्मा की तरफ था और बर्मा से आगे हिंदुस्तान था। अंग्रेज़ों की अफवाज, जिनमें बरतानिया, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजें शामिल थीं, बुरी तरह पसपा हो रही थी। इन हालात में अंग्रेज़ों ने फ़ौज में भर्ती के म्यार ख़त्म कर दिए थे और फ़ौज में भर्ती होने के लिए कुछ ऐसी कशिश पैदा कर दी थी कि जवान आदमी जोक दर जोक भर्ती हो रहे थे और मुख्तलिफ महाजों पर ज़ख्मी और हलाक हो रहे थे। भर्ती करने वाले फौजी अफसर अपने अमले के साथ कस्बों और देहात के सरकारी रेस्ट हाउसों यानी डाक बंगलों में आते और जवानों को भर्ती करके ले जाते। हमारे कस्बे में भी डाक बंगला था, यहाँ भर्ती करने वाले आते रहते थे। मैंने उनका इंतजार न किया और ज़िले के शहर में चला गया जो बहुत बड़ी छावनी है। मैंने बताया है कि अंग्रेज़ों ने फ़ौज में भर्ती होने के लिए कशिश पैदा कर रखी थी। इसका मुझे फ़ायदा हुआ। इससे पहले फ़ौज में जो क्लर्क भर्ती किए जाते थे वो सिपाही होते थे और सिपाही क्लर्क कहलाते थे। जंग शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने यह कशिश पैदा कर दी कि क्लर्कों को हवालदारी का ओहदा देकर भर्ती किया जाने लगा और मैं भी हवालदार क्लर्क लिया गया और मुझे कहा गया कि मैं लाहौर छावनी में मुतल्लिका सेंटर में पहुंच जाऊं। मुझे 2 दिनों की मोहलत दी गई। मैं उसी शाम को वापस आ गया और घर वालों को बताया कि मैं हवालदार क्लर्क भर्ती हो गया हूँ। घर वालों के तासुरात मिले जुले थे। एक तो उन्हें यह खुशी थी कि मैं रोज़गार से लग गया हूँ, इसके साथ ही घर वाले रंजीदा भी हुए, जिसकी वजह यह थी कि मैं किसी के धमकाने पर घर से जा रहा हूँ, और दूसरी वजह यह कि जंग लगी हुई थी, मेरे मारे जाने का खतरा पैदा हो गया था। मैंने सबको तसल्ली दी कि इसी में कोई बेहतरी होगी, दुआ करें कि मैं तरक्की करूं और कोई बड़ा ओहदा लेकर घर आऊं। मुझे उस बदमाश पर बहुत गुस्सा था जिसने मुझे धमकी दी थी कि मैं इस शहर से चला जाऊं वरना मैं सारी उम्र पछताऊंगा। उस शख्स ने मेरे माँ बाप को ऐसी ही धमकी दी थी। मैं शाम का खाना खाकर बाहर निकल गया। मुझे मालूम था कि यह बदमाश कहाँ होगा। शाम के बाद वो कुछ देर पान सिगरेट की एक दुकान पर गपशप लगाने के लिए बैठा करता था। मैं उसे वहां जा मिला और उसे अलग ले गया। मैं भर्ती होकर जा रहा हूँ, मैंने कहा। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर कर यहाँ से भाग रहा हूँ तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। अपने राजा साहब को भी बता देना कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर जा रहा हूँ। तुम जैसे कई बदमाश देखे हैं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तंजिया सी हंसी हंस पड़ा। मैंने उसके बाजू पर अपना हाथ मारकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। तुमने अक्लमंदी की है कि यहाँ से जा रहे हो, उसने कहा। अगर यहाँ रहते तो तुम्हें पता चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, मैंने कहा। मैं आऊँगा, फिर देखना। इस शहर में तुम रहते हो या मैं। तुम किराए की बदमाशी करने वाले आदमी हो। तुम राजे के कदमों में बैठकर उसका दिया खाते हो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि राजा जिस बेटी की खातिर मुझे यहाँ से निकलवा रहा है वो बेटी उसके हाथों से निकल चुकी है और वो उसके लिए मुसीबत बनी रहेगी।
और तुम मेरे साथ टक्कर लेकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैं बुज़दिल नहीं था। मैं उसे जो कुछ भी कह रहा था वो खाली धमकियां नहीं थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस शख्स से इंतकाम लूंगा। लेकिन वो भी आखिर शहर का बदमाश था और लोग उससे डरते थे। वो चाकू जनी की 3-4 वारदातें कर चुका था। ये तो हो नहीं सकता था कि वो मेरी धमकियों से डर जाता और चुप रहता। उसने उन धमकियों का जवाब धमकियों ही से दिया। लेकिन मैं ये देख रहा था कि वो थोड़ा सा डर गया था। इसकी वजह यह हो सकती थी कि जंग के ज़माने में अंग्रेज़ फौजियों की बहुत मदद करते थे और उनके घर वालों की देखभाल करते थे। मेरा ख्याल है कि यह बदमाश इस वजह से कुछ दब गया था। मैं उसे वहीं खड़ा छोड़कर वहां से आ गया। मैं अगली सुबह अपने एक नौजवान दोस्त से मिला। उसका असल नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैं उसका नाम यहाँ पे सदाकत बताऊंगा। सदाकत मुझसे 1.5 साल छोटा था और वो वाजदा के करीबी रिश्तेदारों में से था और उनके घर जाता रहता था। वो मेरा राजदार भी था। मैं उससे मिला और उसे बताया कि मैं भर्ती होकर जा रहा हूँ और वो मुझे वाजदा के मुतालिक हर खबर लिखता रहे। मेरा यकीन था कि मेरा ये दोस्त मुझे धोखा नहीं देगा। वाजदा की शादी का दिन मुकर्रर हो चुका था। सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। जिसके साथ वाजदा की शादी हो रही थी वो वाजदा से 5-6 साल बड़ा था। मैं उसे 2 मरतबा देख चुका था। अच्छा खूबसूरत जवान था। हमारे कस्बे से 5-6 मील दूर के बड़े गांव का रहने वाला था। वो भी मैट्रिक पास था, इसीलिए वो सिग्नल कोर में नायक था। मैं अपने शहर से रुखसत होकर ट्रेनिंग सेंटर में लाहौर चला गया और मेरी एक नई जिंदगी का आगाज हुआ, या यूं समझ लें कि मेरे एक ऐसे सफर का आगाज हुआ जो सनसनी फेस कहानियों का सिलसिला बन गया। मैं अगर ये बताने लगूं कि मैंने ट्रेनिंग सेंटर के शब रोज को जहनी तौर पर किस तरह कबूल किया तो ये एक अलग थलग एक और ही कहानी बन जाएगी जिसमें आपकी मतलब की शायद कोई बात ना हो। मुख्तसर यूं है कि मुझे हजारों रंग रूटों में धकेल दिया गया। ये देहाती और अनपढ़ थे। उनमें अच्छे खानदानों के जवान भी थे। वो भी अनपढ़ थे या कोई 3 जमातें पढ़ा हुआ था। वो दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ लगते थे कि बात ज़रा तमीज़ से करते थे। बाकी सब उजड़ और जांगली थे। गौर कीजिए कि मैं शहर का रहने वाला और मैट्रिक पास था, जो उस ज़माने में ज़्यादा तालीम समझी जाती थी। मुझ में शाइस्तगी और तहजीब थी। मैंने थोड़े ही दिनों में महसूस कर लिया कि यहाँ ना शाइस्तगी की ज़रूरत है ना तहजीब की। इस फौजी दुनिया में खोटे सिक्के नहीं चलते थे। आप तजर्बा करके देखें, 8-10 ऐसे आदमी जो हर वक्त मादरजाद बरहना रहते हों, अपना पूरा लिबास पहने हुए उन नांगों के साथ रहने लगें कि 2-3 दिन बाद आप ही महसूस करने लगेंगे कि जैसे आप नंगे हैं और उन सब ने कपड़े पहने हुए हैं। 8 दिन और गुजरेगा तो आप लिबास को गैर ज़रूरी बल्कि खिलाफ तहजीब समझकर अलग फेंक देंगे। ये मेरे साथ ट्रेनिंग में हुआ। मैं 8-10 दिन तो बहुत परेशान रहा कि एक तो ट्रेनिंग इतनी सख्त के गधा भी भाग जाए और दूसरे उजड़ और अनपढ़ लोगों के साथ रहना। 8-10 दिनों के बाद मैंने अपने आप में ये तब्दीली देखी कि मैंने उन अनपढ़ और रंगरूटों की तरह बातें शुरू कर दी और मेरे तौर तरीके भी उन्हीं जैसे हो गए। इंसान को खुदा ने यह वस्फ अता किया है कि वह हर किस्म के हालात के सांचे में ढल जाता है। मैं ये भी बता दूं कि आपको हैरान होना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा जवान फौज में क्यों चला गया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो फौज में भर्ती होने को बड़ा एजाज समझते हैं। ये हमारे इलाकों की सदियों पुरानी रिवायत है। इस किस्म के सवाल जहन से निकाल दें कि ये क्यों हुआ और वो कैसे हुआ। मेरे साथ हालात ने जो खेल खेला और मैंने हालात के साथ जो सलूक किया वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपने बड़े नेक हजरात की बड़ी लंबी लंबी कहानियां पढ़ी होंगी। अब एक और दास्तान भी सुन ले। मेरे दोस्त सदाकत का खत आया। उसने लिखा कि वाजदा की शादी हो गई है और अब वो अपने ससुराल में है। मैंने पहले बताया है कि सदाकत मेरा राजदार था। ये बात वाजदा भी जानती थी। ये खत किसी बरगुज़ीदा पेपर के दिए हुए तावीज़ की तरह हमेशा मेरे साथ रहा है। वाजदा ने मेरे नाम के साथ वालिहाना प्यार के 2 अल्फाज लिखकर आगे लिखा, तुम चले गए, ये तुमने अच्छा किया। इन जालिमों के इरादे बहुत खतरनाक थे। मैं किसी को धोखा देना और झूठ बोलना गुनाह समझती हूँ। मैंने माँ और अपने बाप को साफ अल्फाज में तुम्हारा नाम बता दिया और कहा था कि खुदा ने मेरी किस्मत उस लड़के के साथ जोड़ दी है और मैं खुदा के हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकती। बाप ने मेरी बहुत पिटाई की और एक कमरे में कैद कर दिया। ये खत छुप कर लिख रही हूँ। सारी बातें नहीं लिख सकती। बाप ने और बड़े भाई ने कहा कि वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब ये सुन लो कि मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं उस शख्स को कबूल नहीं करूंगी। मैं जहर खा कर मर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। मेरे साथ शादी करने वाला शख्स बहुत पछताएगा। मेरी रूह तुम्हें कबूल कर चुकी है। मेरा तुम्हारा रूहों का साथ है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी और सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी। वाजदा का खत देखकर मुझे ये खुशी हुई कि उसे लिखना पढ़ना मैंने सिखाया था। उसके बाप ने मुझे कहा था कि इसे इतना पढ़ना लिखना सिखा दो कि ये खत पत्र लिखने के काबिल हो जाए। मैंने उसे इस काबिल बना दिया था और उसने पहला खत मुझे लिखा था। सदाकत धोखा देने वाला दोस्त नहीं था।
वाजदा ने खत लिखकर उसे दे दिया और उसने अपने खत के साथ मुझे भेज दिया। उस खत में मुझ पर जो असर किया वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकूंगा। मुझ पर पागलू जैसी कैफियत तारी हो गई। कभी ख्याल आता कि अभी जाऊं और वाजदा को साथ ले आऊं। वाजदा के बाप और बड़े भाई पर गुस्सा आया तो गुस्से से मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने इरादा कर लिया कि जाकर दोनों को कत्ल कराऊं और फिर मौका देखकर वाजदा के खामिन को भी कत्ल कर दूं। मेरी सोचें और मेरे इरादे जज्बात के जेरे असर थे। वो उम्र ही ऐसी थी। मैं परेशान और बेचैन होता चला गया। शाम का वक्त था। मैं नहाया, अपने कपड़े पहने और परेड ग्राउंड की तरफ निकल गया। वहां एक जगह दरख्तों का घना झुंड और नीचे हरी भरी घास थी। मैं वहां जा बैठा और तस्वुरों की जज्बाती दुनिया में चला गया। कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं तो ख्वाबो ख्याल और इश्क और मोहब्बत की दुनिया में भटक रहा था। मैंने बिदक कर पीछे देखा। वो मेरा दोस्त हमीद था। तुम तो लगता है किसी का मातम कर रहे हो, हमीद ने मेरे सामने बैठते हुए कहा। क्या बात है, घर से कोई ऐसा वैसा खत है या घर की ऐश मौज याद आ रही है? मैंने सर झुका लिया। जाने दे खानी। हमीद ने मेरी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर मेरा सर ऊपर करके कहा, जा यार, तू तो शायद रोता भी रहा है। मुझे नहीं बताओगे तो ये ना कहा करो कि हम दोस्त हैं। मैं समझूंगा कि हम साथी हैं। ट्रेनिंग खत्म होगी तो अपनी अपनी पलटन में चले जाएंगे। नहीं हमीदे, मैंने कहा, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? मैंने तुम्हें अपना ये राज अभी नहीं दिया था, अब सुन लो। मैं ट्रेनिंग सेंटर में आया तो 2 ही दिनों बाद हमीद मेरा दोस्त बन गया था। मेरी तहसील के एक गांव का रहने वाला था जो हमारे कस्बे से 7-7.5 मील दूर था। मैंने पहले सोचा ही ना था कि उसके गांव के साथ एक रिश्ता बनता है। हमीद बड़ा प्यारा दोस्त था। मेरी तरह वो भी ऊंची जात का आदमी नहीं था और वो कमी कमीन जात का भी नहीं था। उसके गांव से 2-2.5 मील दूर एक बड़े गांव में मिडल स्कूल था। उस स्कूल में उसने 7 जमातें पढ़ी थी। वो बाइज्जत खानदान का फर्द था। मेरे साथ उसकी दोस्ती हुई तो मैंने फौरन पहचान लिया कि मजबूत दिल गुर्दे वाला जवान है। उसमें असल खूबी तो ये थी कि हंसमुख और हमदर्द था। उसने मुझे अकेले इधर आते और बैठे देखा तो मेरे पास चला आया।